और अब बात जिहाद के उस 2047 के प्लान की, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि 2047 में भारत को इस्लामिक देश बनाने की पूरी तैयारी थी। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में पीएफआई के दस्तावेज से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। छापेमारी में बरामद दस्तावेज से पीएफआई के इस्लामिक राज के रोड मैप की साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश थी। इसमें सभी मुस्लिम संगठनों को एकजुट होने की अपील की गई है। जिहाद का 2047 प्लान, ये तस्वीर आप देखिए। इसी प्लान के जरिए ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अलग अलग मुस्लिम संगठनों को इकट्ठा करके, अलग अलग राज्यों से मुस्लिमों को इकट्ठा करके उन्हें ट्रेनिंग देकर किस तरीके से 2047 के प्लान को अमली जामा पहनाता था, क्योंकि कोशिश यही थी कि 2047 यानी कि 25 साल बाद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो कवायद अभी से शुरू हुई है, उसमें लगातार तेजी लाने की कोशिश थी इन दो संदिग्धों की तरफ से, इन दो आरोपियों की तरफ से, जिनकी पहले दिन से ही गिरफ्तारी हो चुकी है। और पीएफआई की सबसे बड़ी साजिश पर पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई भारत को मुस्लिम देश बनाने के लिए मिशन 2047 पर काम कर रहा है और इसके लिए उसके सदस्यों ने बिहार के पटना को अपना ठिकाना बनाया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने दावा यह किया है कि अगर 10% मुस्लिम आबादी उसके साथ खड़ी हो जाए तो भारत में 2047 तक इस्लामी राज स्थापित कर दिया जाएगा। अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीएफआई ने एक रोड मैप भी तैयार किया और इसी रोड मैप के मुताबिक सभी मुस्लिम संगठनों को पीएफआई का साथ आना होगा। यह कहा गया, मुस्लिमों को भारतीयों से अलग मुस्लिम पहचान बनानी होगी। इसके साथ ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी लेनी होगी। मुस्लिम समस्याओं पर हिंसक प्रदर्शन करना होगा। एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय तक अपनी पहुंच बनाकर सरकारी तंत्र में सेंध लगानी होगी। इतना ही नहीं, केंद्र को मुस्लिमों की विरोधी दिखाने के लिए साजिश रचनी होगी और हर घर में पीएफआई का एक सदस्य बनना होगा या बनाना होगा। हिंदू और आरएसएस से जुड़े लोगों की जानकारी इकट्ठी करनी होगी। यह पूरा का पूरा रोड मैप जो कि तैयार किया गया था, जिसके जरिए लगातार कोशिश यही थी कि किसी भी तरीके से देश को इस्लामिक देश बनाया जाए। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 12 जुलाई को पीएम मोदी के पटना दौरे के दौरान तीस्ता सेतलवाड़ के समर्थन में बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी थी। इसका पर्दाफाश एटीएस की रेड में हुआ है। एटीएस की टीम ने एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई की और इसी कार्रवाई में, इसी छापेमारी में एटीएस को तीस्ता सेतलवाड़ के समर्थन वाले कई पोस्टर और पैम्फलेट बरामद हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल ऑफशूट है एसडीपीआई, जिसके दफ्तर में यह छापेमार कार्रवाई की गई है। तो पटना में एटीएस की टीम लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और पीएफआई मामले में एटीएस ने अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। पुलिस और एटीएस ने अब तक अतहर परवेज, जलालुद्दीन अरमान मलिक और मरकूब अहमद दानिश को गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह दावा है कि दानिश ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ है और उसका सक्रिय सदस्य भी है। गजवाए हिंद ग्रुप में अगले साल से यानी कि 2023 से डायरेक्ट जिहाद छेड़ने की बात की गई है। इस चैट में यह कहा गया है कि खिलाफत का ऐलान यहां के इंडियन मुस्लिम करेंगे और इसी चैट का खुलासा हुआ है किस तरीके से ये गजवाए हिंद से जुड़े हुए थे। व्हाट्सएप के जरिए उनसे बातचीत करते थे, हर एक जानकारी भारत से जुड़ी हुई पाकिस्तान भेजा करते थे और इन्हीं व्हाट्सएप को खंगालते हुए ये अहम जानकारी हाथ लगी है। एक के बाद एक किस तरीके से राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था, उसी दौरे के दौरान एक बड़ी साजिश थी जिसे फेल कर दिया गया एटीएस, एनआईए और स्थानीय पुलिस की तरफ से। इस वाले मामले में 1 गिरफ्तारी हुई है और कल वाले मामले में 3 गिरफ्तारियां हैं। इसमें हो सकता है कि इंटरनेशनल लिंक्स भी हों और होंगे भी, क्योंकि इसमें जो ग्रुप के सदस्य हैं बांग्लादेश के भी हैं, यमन के भी हैं और अन्य देशों के भी हैं। तो इसलिए हम लोग जो मनी ट्रेल का और मनी लिंक्स का जो है, उसके लिए हम लोग अलग से अनुसंधान करने के लिए प्रवर्तन निर्देशालय को अनुरोध करेंगे। और पीएफआई से कनेक्शन के मामले में पटना से कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी अहमद दानिश उर्फ ताहिर ने एटीएस की पूछताछ में कई राज खोले हैं। ताहिर ने पूछताछ में यह बताया है कि वो गजवाए हिंद से जुड़े हुए हैं और उसका सक्रिय सदस्य भी है। ताहिर 2016 में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। ताहिर पाकिस्तान में फैजान नाम के एक शख्स के लगातार संपर्क में था। ताहिर पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से भी जुड़ा है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि जम्मू कश्मीर में 2017 से 2019 तक गजवाए हिंद का वो कमांडर मूसा था
और मूसा के मारे जाने के बाद दानिश ने कई महीने गज़वाए हिंद के कमांडर की भूमिका निभाई थी और अब दानिश के मोबाइल और लैपटॉप में देश विरोधी कई चैट्स मिली है। चैट में 2023 में डायरेक्ट जिहाद छेड़ने की बात कही गई है। और इस बीच गिरफ्तार आरोपी दानिश उर्फ ताहिर के पिता सैफुद्दीन ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप के पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। बेटे पर यह आरोप है कि वो देश विरोधी गतिविधि कर रहे थे और जो व्हाट्सएप ग्रुप पकड़ा गया है उसमें सबसे अधिक पाकिस्तान और खाड़ी देश के लोग जुड़े हुए थे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, ये आप लोगों से सुन रहा हूँ और पहले हमको इस तरह कोई इंक्वायरी ऐसा कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस तो उनको उसी आधार पर गिरफ्तार किया है और जांच में यह पाया भी गया है कि वो 2 ग्रुप के एडमिन थे और उस ग्रुप में एक ग्रुप में 180 से ज़्यादा और एक ग्रुप में 10 से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग जुड़े हुए हैं, खाड़ी देश के लोग जुड़े हुए हैं। बात को हम नहीं काट सकते हैं, वो तो अब कोठी में कुछ जो होगा जो लोग बोलेंगे फैसला दिखाएंगे। हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते कि किससे ताल्लुक़ था, कहाँ था, ये सब हमारी मालूम। घर में जब रहते होंगे तो कुछ बातें होती होगी ना? नहीं, बात इस तरह की कोई बात ही आज तक नहीं हुई, किसी तरह की हमसे ये सब बात नहीं होती है। और इस बीच पीएफआई मामले से जुड़ी बड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएफआई के तार मधुबनी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2016 में पहली बार पीएफआई के सदस्य तौसीफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तौसीफ पर भारत विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने का आरोप लगा था। तो 2016 में तौसीफ की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके ऊपर सीधे तौर पर आरोप है कि किस तरीके से उसने भारत विरोधी नारे लगाए थे। मधुबनी से ये तार जो है पीएफआई के जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2016 में पहली बार पीएफआई के सदस्य तौसीफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तौसीफ पर भारत विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने का आरोप है। और पीएफआई पर लगातार नजर कई राज्यों की पुलिस बनाती हुई नजर आई है, क्योंकि पीएफआई के कई सक्रिय सदस्य भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। और अब बात श्रीलंका की। श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता के बीच पेट्रोल का संकट लगातार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर श्रीलंका ने कई देशों से मदद की गुहार लगाई है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि अभी तक सिर्फ भारत की तरफ से उसे मदद मिली है, जबकि अन्य देशों से बातचीत लगातार जारी है। श्रीलंका रूस से भी पेट्रोल को लेकर बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक मदद का हाथ केवल और केवल भारत की तरफ से बढ़ाया गया है। पेट्रोल का संकट लगातार गहराता हुआ और ऐसे में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आसमान छूती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल लेने के लिए 3 से 4 दिन लंबा इंतजार लोगों को लाइन में रहकर करना पड़ता है। और पेट्रोल संकट पर लगातार अब श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कई देशों से बातचीत कर रहे हैं और इसमें भारत की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया गया। Made requests to different countries. We have made requests to India. We have made requests to every friendly nation. So any country that comes to help us, we appreciate that. Right now, the Indian government is the only country that has provided us with a credit line, and of course, we are in discussion with the Russian government as well. श्रीलंका में हालात अभी पूरी तरीके से संभले नहीं हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया का इस्तीफा भले ही हो गया है, लेकिन श्रीलंका की जनता की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शन की आशंका अभी भी बनी हुई है, लिहाजा संसद भवन के आसपास जबरदस्त सुरक्षा घेरा बनाया गया है। यहां सुरक्षा बलों की कड़ी घेराबंदी कर दी गई है। इन सब के बीच आज सुबह श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका के स्पीकर से मुलाकात की। श्रीलंका के लिए भारत ने संदेश दिया कि भारत श्रीलंका को लोकतंत्र, स्थायित्व और आर्थिक रिकवरी में मदद देगा। और इस मुश्किल की घड़ी में श्रीलंका में रोजमर्रा का जीवन पटरी पर लाने के लिए श्रीलंका में बड़ा फैसला लिया गया है। पेट्रोलियम की किल्लत के बीच नई व्यवस्था के तहत अब लोगों के लिए नेशनल फ्यूल पास जारी करने का फैसला किया गया है, ताकि हर किसी को एक तय मात्रा में कार या मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल उपलब्ध कराया जा सके। देश में हर हफ्ते के लिए पेट्रोल का कोटे वाला पास जारी किया गया है।
तो श्रीलंका में पेट्रोल का संकट लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। जहां एक तरफ पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 की टीम जब पेट्रोल पंप पहुंची तो वहां 5 से 6 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई नजर आई। लोगों का कहना है कि उन्हें पेट्रोल भरवाने के लिए 4 से 5 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। श्रीलंका में लगातार आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, लेकिन ऐसे में समझिए कि यहाँ पर पेट्रोल के लिए लोगों को 4-4 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। मैं आपको सबसे पहले ये पेट्रोल पंप की तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। देखिए पेट्रोल की अगर आप अभी फिलहाल रेट की बात करेंगे तो देखिए पेट्रोल जो है का रेट जो है वो किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 500 रुपए पर लीटर यहाँ पर यानी कि पेट्रोल का दाम है। इतना ही नहीं, लोग यहाँ पर परेशान इसीलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। बहुत सारे क्योंकि लोग भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप जिस तरीके से देख सकते हैं, एक बार 360 एंगल से जरा तस्वीरें दिखाई। देखिए आसपास जो है सिक्योरिटी जो है वो समझिए ये कोई ना तो पुलिस चौकी है, ये एक पेट्रोल पंप है जहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो है पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर लोगों को ऑपरेट कर रही है और लोगों को ये समझाया जा रहा है कि देखिए लाइन में लगे रहिए। मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए ये पेट्रोल पंप के बाहर की तस्वीर है कि आखिर किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है काफी दिनों से जो है खड़े हुए हैं ताकि उनको जो है पेट्रोल मिल जाए, चाहे बाइक वाले हों, चाहे गाड़ी वाले हों, ट्रक वाले हों। देखिए अलग अलग लाइंस जो है लगाई गई हैं पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, 5 दिनों से अगर ये शख्स जो है इंतजार कर रहा है कि उसको जो है पेट्रोल मिल जाए, तो आप ऐसे में समझिए कि किसी भी देश की जो है अर्थव्यवस्था बहुत सारी चीज़ों में टिकी होती है, जिसमें सबसे ऊपर जो है पेट्रोल आता है, डीजल आता है, खाने पीने की चीज़ें आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, और वो सब चीज़ें जो हैं वो अब लोगों के पास मौजूद नहीं है। तो अब आगे श्रीलंका की स्थिति किस तरीके से बनेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। और श्रीलंका में अब भी हालात कितने खराब हैं, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में लगातार आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में लोगों के पास ना तो खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है, ना तो पेट्रोल है। उसकी एक बानगी की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर जो आप दरअसल देख रहे हैं, ये लंबी लंबी कतारें जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये पेट्रोल के लिए लंबी कतारें हैं। करीबन पीछे 4 किलोमीटर की लंबी कतार हम देख चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको ये पेट्रोल पंप की कतार दिखाने जा रही हूँ, जहाँ पर देखिए लोग जो है इन गाड़ियों में जो है आराम कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 3-3, 4-4 दिनों बाद नंबर आता है इन गाड़ियों का, और पिछले 4 दिनों से गाड़ियाँ यहीं पर खड़ी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल नहीं है। और यही वजह है कि देखिए कोशिश लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है कि किसी भी तरीके से पेट्रोल मिल जाए। अब आप ऐसे में समझिए कि अगर जरूरत किसी तरीके की आन पड़े, कोई इमरजेंसी आन पड़े, तो ऐसे में जो है लोग कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, क्योंकि ना तो पेट्रोल है, हॉस्पिटल जाने के लिए पेट्रोल नहीं है, अगर किसी दुकान पर जाना है तो उसके लिए पेट्रोल नहीं है। और यही वजह कि देखिए इन गाड़ियों के अंदर की अगर आप तस्वीर देखेंगे, गाड़ियों में लोग जो है वो बैठे हुए हैं, और कई कई दिनों से जो है वो लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें डीजल या पेट्रोल जो है वो उनकी गाड़ियों में मिल जाए। लेकिन ये देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये काफ़ी लंबी कतारें जो है करीबन 2 से 3 किलोमीटर तक की लंबी कतारें। लेकिन अब जब रानिल विक्रमसिंघे ने पद संभाल लिया है, तो अब ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति वो हैं, तो अब ऐसे में क्या श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उनकी तरफ से आगे क्या कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। हालांकि क्योंकि आज जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ तो ये कहा गया कि आने वाले 20 तारीख को जो है हो सकता है कि चुनाव कराए जाए अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। देखिए एक लंबी कतार, कई मिनट से हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लंबी कतार आपको साफ तौर पर नजर आ रही है, जो इस बताने के लिए काफ़ी है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरीके से चरमरा रही है। हालांकि बाकी देश आगे आकर, खासकर भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो लगातार आगे आकर ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से अपने दोस्त, अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद जो है की जा सके। तो आपने देखा कि किस तरीके से श्रीलंका की जनता को रोजमर्रा की चीजों के लिए दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ भड़के आक्रोश से बेपटरी हो चुकी कानून व्यवस्था को फिर से बहाल करने के लिए नई टीम बनाई गई है। श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने इसको लेकर रोड मैप तैयार कर लिया है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को एक बार फिर से श्रीलंका में दुरुस्त करना है। रानिल विक्रमसिंघे जो कि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द ही श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। इसको लेकर कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और अब कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक टीम बनाई गई है जिसमें तीनों सेनाओं के कमांडर भी शामिल है। और श्रीलंका में कई प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के पास ही टेंट लगाकर रह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की ये मांग है कि पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे के बाद अब कार्यवाहक राष्ट्रपति भी इस्तीफा दे। इस बीच न्यूज़ 18 इन टेंट में पहुंचा और वहां रह रहे लोगों से बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, क्या दर्द है, सुनिए। देखिए जो टेंट आप देख
पा रहे हैं। दरअसल यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है। वही राष्ट्रपति भवन जहाँ पर ये प्रदर्शनकारी घुसे थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जो है जाहिर की थी। लेकिन इन सबके बीच में देखिए कि आखिर किस तरीके से धूप में, कड़कती हुई धूप यहाँ पर है, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ डटे हुए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए अब क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे जो है उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है, तो अब ऐसे में जो है वो चाहते हैं कि रानिल विक्रमसिंघे का भी इस्तीफा हो। लेकिन जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है कि अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि आज जो है पार्लियामेंट का पहला सेशन हुआ था जिसमें ये जानकारी है कि देखिए आने वाले 20 तारीख को अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव हो सकता है। लेकिन देखिए मैं आपको इन टेंट्स के अंदर के हालात जो है एक बार जरूर दिखाना चाहूंगी कि आखिर इन टेंट्स के अंदर जो है किस तरीके से ये जो प्रदर्शनकारी है यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन किस तरीके से देखिए ना यहाँ पर बिजली है, ना यहाँ पर पंखा है, तो ऐसे में कितनी परेशानियों का सामना जो है इन लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको एक बार तस्वीर जरूर दिखा देना चाह रही हूँ। देखिए किस तरीके से क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा दिन यहाँ पर काटना है, तो ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर सर्वाइव करना जो है लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। क्योंकि भरी गर्मी, अभी समझिए कि 32 डिग्री टेम्परेचर के बीच में किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है बिना पंखे के यहाँ पर रह रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों के लिए खाने की किल्लत यहाँ पर है।